लौट के बुद्धू घर को आई। ये कहो चित्र दोस्तों। रईसपुर गांव में चंदा नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह विधवा थी। उसके इकलौते पुत्र का नाम बुद्धू था। बुद्धू नाम का ही बुद्धू नहीं था, बल्कि अकल से भी बुद्धू था। उसे देखकर गांव वाले आपस में कहते, देखो बुद्धू जा रहा है। बुद्धू की माँ बुद्धू का नाम बड़ा अजीब छाट कर रखा है, यथा नाम यथा गुण। जवान बेटे को मूर्खता के कारण वृद्धा चंदा गरीबी में दिन बिता रही थी। चंदा के पास 5 बीघा जमीन है। बुद्धू मन लगाकर जमीन पर खेती करे तो दोनों माँ बेटे का जीवन आराम से गुजर सकता है। चंदा भी बुद्धू को यही समझाती, बेटा तू गबरू जवान हो गया है, जमीन को जोत कर कुछ बीज बोना चाहिए, ताकि खेतों में पैदावार के साथ साथ घर के में 2 पैसे आ सके। माँ तुम भी कैसी बातें करती हो, मुझसे खेती जैसी मेहनत भरा काम नहीं हो सकेगा। मैं तो एक दिन राजा बनकर दिखाऊंगा। लेकिन बुद्धू वह दिन कब आएगा जब तू राजा बनेगा। बुद्धू ये ख्वाबी पुलाव पकाने छोड़ दे और मेहनत करके कुछ कमाना दमाना सीख ले, इसी में तेरी भलाई है। माँ बेकार की बातें मुझसे न करो, मुझे सोने दो, बड़े जोर से नींद आ रही है। कहकर बुद्धू बड़ी नाराजगी से चंदा की ओर देखा और करवट बदल लेता है। यह देख चंदा बड़बड़ाती है, पता नहीं इस मूर्ख को कब अकल आएगी। मेरे हाड़ मांस बूढ़े हो चले हैं, अब मैं भलाई से निठल्ले को भोजन बनाकर खिलाती रहूंगी। एक दिन बुद्धू को समझाने बुझाने के बाद चंदा अंत में उससे कहा, देख बुद्धू, यदि तू कुछ काम धाम नहीं करेगा तो तुझ जैसे निठल्ले को अपनी बेटी नहीं करेगा, तू जीवन भर कुंवारा रहेगा। माँ ऐसी बददुआ क्यों दे रही हो? क्या तुम मेरा घर बसा हुआ नहीं देखना चाहती? मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? अब तू ही कोई काम धाम नहीं करेगा तो तेरा विवाह नहीं होगा। यह बात बिल्कुल सच है। ओह, यह तूने बहुत बुरी बात बताई माँ। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे करने से सुगमता सुगमता से मेरा ब्याह हो जा सके? उपाय तो है बुद्धू, जरा मुश्किल है, तू उस उपाय को नहीं कर पाएगा। तू उपाय बताओ तो सही माँ। इस विवाह के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह बात है तो सुन, मेरे 5 बीघा जमीन है जो बिना जुती हुई बेकार पड़ी है। उस भूमि पर उपजाऊ बनाकर तू वहाँ खेती करनी है, यदि तेरा विवाह हो सकेगा। लेकिन माँ हमारे खेतों में तो बहुत सारे झाड़ जंगाड़ व कटीले पत्थर पेड़ लगे हुए हैं, उसके रहते हुए वहाँ खेती कैसे हो सकती है? मेरे भोले बेटे, तेरे सबसे पहले तुझे कुल्हाड़ी से उन झाड़ जंगलों कटीले पेड़ों को काटना होगा, तभी वहाँ खेती हो पाएगी। इसके लिए तो कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास तो कुल्हाड़ी भी नहीं है। बुद्धू, यदि तू खेतों में उगे झाड़ जंजाड़ों को पेड़ काटने के लिए तैयार हो तो मैं कुल्हाड़ी लाने के लिए मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। कल शहर जाकर अच्छी सी तेज धार वाली कुल्हाड़ी खरीद कर ले आना। अच्छा वहाँ दूसरे दिन, ले बुद्धू, ये पैसे लेकर शहर चला जा, वहाँ से एक कुल्हाड़ी खरीद लाए। चंदा से पैसे लेकर बुद्धू कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैदल ही शहर चल पड़ा। शहर जाकर उसने कुल्हाड़ी की दुकान पर एक कुल्हाड़ी खरीदी। कुल्हाड़ी खरीदकर गांव की तरफ वापस लौट पड़ा। रास्ते में कल्लन चाचा का आम का बाग। मुझे आम के पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करके देखना चाहिए, कुल्हाड़ी की धार पैनी है या नहीं। यह सोचकर कुल्हाड़ी तेज वार से आम की डाली कट कर नीचे गिर पड़ी। यह देख वह खुश हो गया, कुल्हाड़ी की धार तो सचमुच ही बहुत पैनी है। एक ही वार में डाली पेड़ से कटकर नीचे गिर पड़ी। तभी बाग का मालिक कल्लन चाचा दूर से चिल्लाया, बुद्धू तूने फलों से लदी आम की डाली काट दी, ठहर जा, अभी मजा सिखाता हूँ। बाप रे मारे गए बच्चू, आज यहाँ से भाग ले वरना तेरी खैर नहीं। बुद्धू कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर तेजी से वहां से भाग लिया। भागता देख कल्लन चाचा चिल्लाया, अरे बुद्धू, भी मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, आज तू इस बदमाशी की सजा चखा कर रहूंगा। कल्लन अपने पीछे दौड़ा। भागता हुआ बुद्धू को अपने घर के बाहर आ पहुंचा। माँ माँ, यह देख मैं कितनी बढ़िया कुल्हाड़ी शहर से खरीद लाया हूँ। बुद्धू इस बात का क्या भरोसा कि यह कुल्हाड़ी अच्छी है
अभी लो माँ, तुम्हें कुल्हाड़ी बढ़िया होने का प्रमाण दूं। यह कहकर बूढ़ू बुद्धू ने पास चरती बकरी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया। अरे मूर्ख, यह क्या कर रहा है? उसने एक ही बार में गर्दन कट गई। बुद्धू, यह क्या बेवकूफ़ी की तूने? बकरी को क्यों मार दिया? माँ, मैंने जानबूझकर बकरी को थोड़ी मारा है। बकरी के गले पर कुल्हाड़ी का वार करके मैंने कुल्हाड़ी के अच्छे होने का प्रमाण दिया है। बुद्धू, तू भी बुद्धू है ही रहेगा। कुल्हाड़ी की धार दिखाने के लिए तुझे एक निरपराध बकरी की मौत के घाट उतार दिया। वहां पर आपता हुआ कलन भी आ पहुंचा। चंदा भाभी, इसने बकरी को ही नहीं बल्कि कुल्हाड़ी के वार से मेरे बाग में खड़ी आम के बगीचे की डाल भी काट डाली। मैं बुद्धू की यही शिकायत लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। क्यों रे बुद्धू, क्या तूने कलन भाई के सच कह रहे हैं? माँ, आम की डाली तो मैंने जानबूझ कर नहीं काटा। मैं आम की डाली पर कुल्हाड़ी का वार करके कुल्हाड़ी की तेज धार का पता करना चाहता था। देख लिया चंदा भाभी, मैं कोई झूठ थोड़ी कह रहा था। कलन भाई, मैं बुद्धू की गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बुद्धू मूर्ख है, उसे मूर्ख समझकर माफ़ कर दो। चंदा भाभी, तुम कहती है तो मैं बुद्धू को माफ़ किए देता हूँ, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बुद्धू कब तक इस तरह मूर्खता भरे काम करता रहेगा? इसे किसी काम धाम में क्यों नहीं लगाती जिससे यह कुछ कमाई करे सके और विवाह भी हो सके? कलन भाई, तुम ठीक कह रहे हो। कल ही बुद्धू को अपने बंजर खेतों की जमीन को ठीक करने में लग जाएगा और अपने खेतों में मन लगाकर खेती करेगा। दूसरे दिन बुद्धू मुंह अंधेरे खेतों पर पहुंच गया। ओह, इतने सारे झाड़ जंगल! मुझे माफ करना, मुझे साफ करना होगा। इन्हें काटते ही मैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इन्हें काटने के सिवा और कोई चारा भी नहीं है। इन्हें नहीं काटूंगा तो मेरा विवाह नहीं हो सकेगा। अतः बुद्धू ने उन्हें काटने में जुट गया। कई दिन तक लगातार मेहनत करने के पश्चात उसने अपने खेतों में खड़े झाड़ जंगल कटीले पेड़ों को काट डाला। बेटा बुद्धू, तूने तो बहुत मेहनत कर ली। अब हरिया चाचा के बैल और हल उधार लेकर कल से खेती के काम में जुट जा। अच्छा माँ। और हरिया चाचा के हल बैल लेकर बुद्धू दूसरे दिन खेत जोतने लग गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, निठले बुद्धू के मन में काम करने की अकल तो आई। खेत जुत गए। वह चंदा से बोला, माँ, खेत जुताई हो गई, अब क्या करना है? अब इन खेतों में बीज बोने हैं बुद्धू। माँ, बीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? तू उसकी फिक्र मत कर, मैं पैसे का इंतजाम भी कर दूंगी। दूसरे दिन बुद्धू इन दोनों मुर्गियों को शहर जाकर बेचा। इन्हें बेचकर जो पैसे मिले खेत बीज बोने के लिए बीज लेने आना। माँ, लेकिन यह बताओ कि इन दोनों मुर्गियों मैं कितने की बेचूं? हाँ, यह तूने बड़ी अच्छी बात पूछी। मुर्गियाँ बेचते समय एक बात याद रखना, बाजार में जो भी मुर्गियाँ के दाम लगाए उससे पहले दाम पर मुर्गियाँ भूल कर न बेचना। मुर्गियों की खरीदारी में पहले दाम के बाद दूसरा दाम लगाने पर तू बिना सोचे समझे दूसरे दाम पर मुर्गियाँ बेच देना। कैसी? कौन सी माँ? अच्छा, मैं तुम्हारी यह बात ध्यान रखूंगा, कहकर बिरजू मुर्गियाँ लेकर निकल पड़ा और शहर जाकर मुर्गी बेचने के उद्देश्य से फुटपाथ पर बैठ गया। मुर्गियाँ खरीद लो, मुर्गी खरीद लो। ये दोनों मुर्गियाँ कितने की हैं? कितने की हैं भाई? तुम बताओ, तुम दोनों मुर्गियों की में खरीदना चाहते हो? मैं तुम्हें इन दोनों मुर्गियों के 20 रुपये दूंगा। ठीक है, 20 मुद्राएं तो मुर्गियां का पहला दाम हुआ। अब तुम मुर्गियों का दूसरा दाम भी लगाओ। मैं दूसरा दाम में इन मुर्गियों को बेचूंगा। लगता है यह मुर्गी वाला मूर्ख है, इसे चालाकी से इनकी मुर्गियां सस्ते में खरीद सकता हूँ। मुर्गे वाले, तुम्हारी दोनों मुर्गियों के मैं 1 मुद्रा दूंगा। बोलो, सौदा मंजूर है? हाँ, मंजूर है। आदमी ने तत्काल जेब से 1 मुद्रा निकाली और उसे देता हुआ बोला, यह लो भाई, ये मुर्गी मेरी हुई। वह आदमी एक मुर्गी 1 मुद्रा में मुर्गी खरीद कर चल बना। बेवकूफ की भी कोई हद नहीं होती। अरे मूर्ख, मुर्गी वाले को ठक्कर 20 मुद्राएं के मूल्य की मुर्गियां केवल 1 मुर्गे में खरीद लाया, 1 मुद्रा में।
बुद्ध दूसरी ओर मृदु सोच रहा था। माँ के समझाए अनुसार मैंने मुर्गियाँ पहले मूल्य पर न बेचकर दूसरे मूल्य पर बेचा। माँ इस बात को जानकर बहुत खुश होगी। अब मुझे बीज खरीदने के लिए बीज वाले की दुकान पर चलना चाहिए। अतः बीज बेचने वाले की दुकान पर, भाई एक मुद्रा में गेहूं के बीज दे दो। एक मुद्रा में भला कितने बीज आएंगे? अच्छा यह बताओ कि तुम कितने जमीन में गेहूं बोने हैं? मुझे 5 बीघा जमीन में गेहूं बोने हैं। तब तो 5 बीघा जमीन के गेहूं के लिए तुम्हें 20 मुद्राएं और देनी पड़ेंगी, तभी तुम्हें पूरे खेत में गेहूं बोए जा सकेंगे। ओह, तब तो मैं 20 और मुद्राएं मैं कहाँ से लाऊं? वह सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचकर उसने दुकानदार से बोला, भाई मैं इस समय रहने दो, मैं कल घर से 20 मुद्राएं लेकर आऊँगा, गेहूं के बीज लेकर ले जाऊँगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। जब वह शाम को घर पहुंचा, क्या बात है बुद्धू, तू खाली हाथ है क्या? शहर में गेहूं के बीज नहीं लाया? माँ बीज कहाँ से लाता? बीज खरीदने के लिए अभी 20 मुद्राएं और चाहिए, तभी बीज मिल सकते हैं। 20 मुद्राएं और चाहिए? हाँ माँ, दुकानदार ने यही कहा है। लेकिन जरा यह तो बता, तूने मुर्गियाँ कितने में बेची? ओह, यह मैं बताना ही भूल गया माँ, मैंने दोनों मुर्गियाँ 1 मुद्रा में बेची थी। क्या तूने दोनों मुर्गियाँ केवल 1 मुद्रा में बेच डाली? लेकिन क्यों? माँ, तुमने यही कहा था कि मुर्गियों को पहले मूल्य पर न बेचकर दूसरे मूल्य पर बेचना। मैं क्या करता? खरीदार ने मुर्गियों का पहला मूल्य मुझे 20 मुद्राएं और दूसरा मूल्य 1 मुद्रा लगता है लगता है लगाया था, सो मैंने उसे अपनी बात मनाते हुए मुर्गी 1 मुद्रा में बेच दी। हे भगवान, ये कैसा बुद्धू से पाला पड़ा है? क्या हुआ माँ? क्या तुमने मुझसे कोई गलती हो गई? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। मैंने तुझ जैसे बुद्धि को मुर्गी बेचने शहर भेजा। मेरी भला ऐसी तकदीर कहाँ तो तुम मुझे कुछ कमा कर दे सके। बुद्धू की समझ में कुछ नहीं आया। यह माँ को क्या हो गया? मेरी बातें सुनकर यह मुझे नाराज क्यों हो गई? दूसरे दिन चंदा बोली, बुद्धू शहर जाकर इस बाकी बची बकरी को भी बेचा। बकरी को बेचाऊंगा? हाँ, खेतों में बीज बोने के लिए, बीज खरीदने के लिए कुछ न तो कुछ करना ही, बेचना पड़ेगा। घर में अब यह बकरी ही बची है, इसे ले जाकर बेचा। माँ, अच्छा माँ, तू कहती है तो बकरी बेचने चला जाता हूँ। जाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मुर्गियों की तरह ये बकरी को भी सस्ते में मत बेचाना। तब तुम ही बताओ माँ, बकरी को किस प्रकार बेचूं? तो सुन, बकरी को के खरीदार बकरी को जो भी दाम लगाए, तू बकरी के का दाम और ऊंचा उठाने को कहना। तब बकरी का दाम काफ़ी ऊंचा उठ जाए, तब बकरी को बेचना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। बकरी को लेकर वह शहर में पहुंचा। बकरी ले लो बकरी। अरे, यह भाई तो वही मूर्ख आदमी है जिसे कल मैंने 1 मुद्रा में 2 मुर्गियां खरीदी थी। आज शायद बकरी बेचने आया है। शायद इसे उल्लू बनाकर बकरी भी सस्ते में हथिया लेनी चाहिए। यह सोचकर वह बुद्धू के पास पहुंचा। भाई, बकरी को बेचने का इरादा है? हाँ, इरादा तो है भाई। तो बताओ, इस बकरी का कितने में बेचोगे? तुम इस बकरी का उचित मूल्य बताओ। तो सुनो, बकरी को मैं 60 मुद्राओं में खरीदना चाहूँगा। नहीं भाई, मैं इतने कम में बकरी भूल कर भी नहीं बेचूंगा। तुम बकरी के दाम कुछ और ऊंचे उठाओ। बुद्धू की बात सुनकर आदमी के मन में एक चालाकी भरा विचार आया। पास खड़ी सीढ़ी, इस सीढ़ी के डंडे पर ऊपर चढ़ते हुए मैं बकरी का दाम कम करता चला जाऊंगा और सीढ़ी के सबसे ऊंचे डंडे पर पहुंचकर बहुत ही कम दाम बोलूंगा। तब उस मूर्ख आदमी उस मूल्य पर मुझे बकरी बेचते। यह सोचकर दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी के पहले डंडे पर खड़ा होकर बोला, इस बकरी के मैं 55 मुद्राएं दूंगा। नहीं नहीं भाई, दाम
और ऊंचा उठाओ तो कुछ बात बने। अगले ही पल डंडे पर चढ़कर वह 50 मुद्राएं दाम और ऊंचा करो। इस प्रकार वह क्रमशः सीढ़ी के डंडे चढ़ता गया और बकरी के दाम घटाता गया। बुद्धू उसके चक्कर में दाम ऊंचा करने के लिए कहता रहा। वह सीढ़ी के अंतिम डंडे पर चढ़कर जोर से चिल्लाया, बकरी वाले, अब मैं सीढ़ी क्यों ऊंचा नहीं चढ़ सकता, बकरी का दाम और ऊंचे नहीं लगा सकता, इसलिए बकरी का दाम अंतिम दाम बोलना चाहता हूँ। तो बोल भाई, देरी क्यों कर रहा है? तो सुन, बकरी का दाम मैं 5 मुद्राएं दूंगा। ठीक है, इस समय सीढ़ी की आखिरी डंडे पर खड़े हो, इसलिए इससे ऊंचा नहीं चढ़ सकते। आओ नीचे उतरो और हमारा तुम्हारा सौदा 5 मुद्राओं पक्का। वह उतर कर आदमी खुश हुआ और नीचे उतर आया। और तत्पश्चात, लो भाई 5 मुद्राएं, लो भाई रस्सी पकड़ो, अब यह बकरी तुम्हारी हुई। वह आदमी बकरी को लेकर चला गया। बुद्धू सोचा, 2 मुर्गियां और 1 बकरी बेचने पर केवल 6 मुद्राएं इकट्ठी हुई, जबकि गेहूं के बीज के लिए मुझे अभी 15 मुद्राएं और चाहिए। जब तक वह बाकी 15 मुद्राएं का इंतजाम नया हो जाए, बीज वाले की दुकान पर नहीं जाना चाहिए। वह सोचकर सीधी अपने घर पहुंचा। क्या बात है बुद्धू, तुम आज भी गेहूं के बीज खरीद कर नहीं लाए? माँ, कहाँ से लाता, बकरी तो केवल 5 मुद्राओं में बिकी। क्या इतनी अच्छी बकरी केवल 5 मुद्राओं में बेचाए? तो मैंने तुमसे कहा था कि बकरी के ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं और करता भी क्या? खरीदार सबसे ऊंचे वह आखिरी डंडे पर खड़ा होकर बकरी का अंतिम दाव 5 मुद्राएं बोला। तब बुद्धू ने बकरी की विषय में सारी बात विस्तार से चंदा को बताई। सारी बात जानकर क्रोध में चंदा चिल्ला पड़ी, बुद्धू, तुम भी नहीं सुधरेगे, अब तुम हमेशा बुद्धू ही रहोगे। तूने बकरी को मुफ्त में बेच आए हो, इस हानि से कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू इसी समय मेरी नज़रों से दूर चला जा, आज के बाद कभी अपनी मनुष्य सूरत न दिखाना। माँ, यह तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। अगर तुम कभी लौट कर मेरे पास आना है तो अक्लमंद बनकर आना, वरना भूल कर भी कभी इस गांव में रुख न करना। माँ, इतने संगदिल न बनो, जरा सोचो, अगर मैं गांव छोड़कर चला गया तो खेतों को कौन जोतेगा और बीज कौन बोएगा और उनकी रखवाली कौन करेगा? बुद्धू, मैं बूढ़ी अवश्य हूँ पर तेरी तरह मूर्ख नहीं। मैं खुद खेती बाड़ी कर लूंगी, और पर सारे के लिए तेरी ओर नहीं देखूंगी। बुद्धू निराश होकर बोला, ठीक है माँ, तेरी ऐसी ही मर्जी है तो ऐसी ही सही। मैं इसी समय गांव छोड़कर जा रहा हूँ और गांव लौटूंगा तो धनवान बनकर आऊंगा। इतना कहकर बुद्धू घर से निकल गया। घर से निकलकर उसने सोचा, अब मैं कहाँ जाऊँ? सुना है बागड़पुर में राजा बागड़ू बेरोजगार व्यक्ति को अपने राज्य में नौकरी देता है, इसलिए मुझे उसके कहीं और न जाकर बागड़पुर में ही जाना चाहिए। मुझे कोई न कोई काम अवश्य मिल जाएगा। यह सोचकर बागड़पुर की राज्य की ओर चल दिया। जब वह बागड़पुर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। आज अनजान शहर में रातों रात और रात हो चुकी है, रात कहाँ बिताऊं? बुद्धू कुछ परेशान सा चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी दृष्टि में एक मकान पर पड़ी। इस मकान के स्वामी से पूछना चाहिए कि क्या पता इसका स्वामी दयालु हो, मुझे घर में रात गुजारने की स्वीकृति दे दे। यह सोच बुद्धू ने मकान की ओर चल दिया। मकान के बाहर पहुंचकर ठक 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 कुछ देर बाद अंदर का दरवाज़ा खुला। आप कौन है? क्या मैं इस घर के स्वामी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ आइए। वह लड़की के पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर बाद एक कमरे में पहुंचा। आह, यही है इस घर के स्वामी, मेरे दादाजी। इनकी यह दशा ठीक प्रतीत नहीं हो रही, इन्हें क्या हुआ है? ये मेरे दादाजी हैं, इस घर में मेरे दादाजी और मैं रहते हैं। लेकिन दादाजी, मेरे दादाजी ने मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास जा रहे हैं। यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें ठीक कह रही हूँ। तुम्हारे आने से कुछ देर पहले वैद्य जी दादाजी को देखने आए गए थे। वे कह रहे थे रात्रि के किसी समय दादाजी की मृत्यु हो सकती है। ओह! वह दया भरी दृष्टि से बूढ़े की ओर देखने लगा।
तभी बूढ़े ने आँख खोली। तुम कौन हो? तुम मेरी पोती राधा से विवाह करने आए हो? बूढ़े की बात सुनकर बुद्धू परेशानी से लड़की की ओर देखा। तब लड़की ने उससे कहा, मेरा नाम राधा है। दादाजी, मेरा विवाह की बड़ी चिंता है। जो भी इसके पास आता है वह मेरे विवाह की बात करने लगते हैं। तभी वह ऐतिहासिक घटना बेदम पड़े बूढ़े में न जाने कहाँ से दम आया। उसने तेजी से उठकर पास खड़े बुद्धू का हाथ पकड़ लिया। बेटा, वादा करो तुम मेरी पोती राधा से विवाह करोगे। यदि ऐसा वादा करो लोगे तो चैन से मर सकूंगा। वादा कर बेटा। यह मैं किस मुसीबत में फंस गया? यह बूढ़ा मेरे गले ही पड़ रहा जा रहा है। तभी उसके मन में ध्यान आया। बड़े बूढ़े कहते हैं कि मरने वाले की अंतिम इच्छा को नहीं टालना चाहिए। उसकी अंतिम इच्छा को पूरी करने वाले को बहुत पुण्य मिलता है। यह ध्यान में आते ही उसने बूढ़े से कहा, बाबा आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पोती राधा से विवाह करूंगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मैं चैन से मर सकूंगा। कहकर बूढ़े ने हिचकी ली और प्राण पखेरु उड़ गए। यह देख कर राधा रो पड़ी। दादाजी, ओह बेचारा बूढ़ा चल बसा। दूसरे दिन बुद्धू ने बूढ़े का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात राधा के पास आया। राधा, क्या तुम मेरे साथ विवाह करना स्वीकार है? मेरे दादाजी की अंतिम इच्छा यही थी कि मेरे दादाजी की अंतिम इच्छा को भूल कर भी नहीं टालूंगी। तब दोनों ने मंदिर में जाकर दोनों ने विवाह किया। भगवान तुम दोनों की जोड़ी में सदा बनाए रखे। विवाह के तीसरे दिन राधा से बोला, राधा मैं बाजार बेरोजगार हूँ, इसलिए राजा के पास बागड़ू के पास काम मांगने जाना चाहता हूँ। यह तो बड़ी अच्छी बात है स्वामी। अतः बुद्धू उसी दिन राजा बागड़ू के दरबार में पहुंचा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? महाराज मैं बेरोजगार हूँ, काम चाहिए। क्या तुम काम कर तू क्या काम कर सकता है? महाराज, जो काम कोई न कर सके मैं वो काम बड़ी आसानी से कर डालता हूँ। बुद्धू ने डींग हाकी। अच्छा, इतना बहादुर है तुम? जी महाराज। तो सुन, हमारे राज्य में रोज रात को एक आदमखोर शेर आता है। वह राज्य में घुसकर आदमियों को मारकर खा जाता है। अगर आज रात तूने उस आदमखोर शेर को मार दिया तो तो हम तुझे उचित पुरस्कार देंगे। अगर तू रात को शेर को न मार सका तो कल सुबह तुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है महाराज। कल सुबह आदमखोर शेर मुर्दा आपके सामने होगा। कहकर बुद्धू दरबार से चला गया और उधर घर आकर उदास चारपाई पे लेट गया। देखकर राजा ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? दरबार में महाराज बागड़ू से क्या बात हुई? राधा राजा बागड़ू, जब जाकर मैं कोई अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। तब बुद्ध ने सारी बात राधा को बताई। सारी बात जानकर बुद्धू से बोली, यह आपने क्या किया स्वामी? महाराज बागड़ू के सामने अपनी बहादुरी की जूठी डींग हाकी। महाराज बागड़ू तो बहुत सनकी है। यदि आज रात आपने आदमखोर शेर को नहीं मारा तो कल सुबह महाराज बागड़ू आपको अवश्य फांसी लगा देंगे। अब तुम ही बताओ राधा, मैं क्या करूं? यदि आज रात आदमखोर शेर को मारने की कोशिश करता हूं तो वह आदमखोर शेर मुझे खा जाएगा। अगर इस आदमखोर शेर को नहीं मारता तो कल सुबह राजा बागड़ू मुझे फांसी चढ़ा देगा। अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। कौन सा उपाय राजा, जल्दी बताओ। रात को नगर के सब लोग सो जाएं तो हम दोनों बागड़पुर छोड़कर कहीं और चले जाएं और हमारी जान बच सकती है। उपाय तो तुमने बड़ा अच्छा बताया राधा, मैं ऐसा ही करूँगा। रात होने पर राधा बुद्धू से बोली, स्वामी घर का सारा कीमती सामान हमने यहीं छोड़ कर कैसे जा सकते हैं? उस सामान को हम अपने साथ भी नहीं तो ले जा सकते। स्वामी ऐसा करो, राज्य में आवारा घूमते किसी गधे को पकड़ कर ले आओ। गधे को पकड़ कर ले आऊं? लेकिन क्यों? गधे का हम क्या करेंगे? उस गधे पर अपना कीमती सामान की पोटलियां लाद कर हम उसके साथ ले चलेंगे। ओ, यह तुमने ठीक कहा। बुद्धू ने उसी समय गधे की खोज में नगर से बाहर चल पड़ा। दूसरी ओर आदमखोर शेर के एक आदमी को खाने के पश्चात वह आराम से सड़क पर लेटा आराम फरमा रहा था। आज मो, बड़े मोटे ताजे आदमी पर हाथ साफ किया है। थोड़ी देर सुस्ता लूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। पेट बुरी तरह भर गया है, मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। पेट भरा होने के कारण शेर जल्दी ही गहरी नींद आ गई।
तभी गधे की खोज करता हुआ बुद्धू उस ओर आ पहुंचा। चूंकि शेर अंधेरे में लेटा हुआ था, बुद्धू ने उसे पहचान न सका और गधा समझ बैठा, वह रहा गधा, मैं जल्दी से इसके गले में रस्सी बांध दूं। बुद्धू आगे बढ़कर सोए हुए शेर के गले में रस्सी बांध दी। गहरी नींद से शेर के कारण कुछ पता न चला। तभी बुद्धू ने रस्सी को झटका देता बोला, उठ गधे, बहुत सो लिया। झटका लगने से शेर की आंखें खुल गई। ओ, यह आदमी तो बहुत बहादुर है, इसने बिना डरे मेरे गले में रस्सी बांध दी, जरूर कोई महाबली है। अतः शेर चुपचाप बुद्धू के पीछे चल पड़ा। अपने घर के बाहर पहुंचकर उसने शेर को खूंटे से बांध दिया। वह जब घर के अंदर जाकर राधा से बोला, राधा, मैंने गधे को लाकर घर के बाहर बांध दिया, अब तू सामान बांध दो। अच्छा स्वामी। राधा ने सामान बांधने लगी। तत्काल सामान की पोटलियां उठाई। राधा ने लालटेन के साथ दोनों बाहर पहुंचे। लालटेन की रोशनी में शेर पर पड़ती राधा चिल्ला पड़ी, अरे यह तो शेर है, क्या क्या गधे को भलावे में शेर को पकड़ लाया। दोनों उल्टे पार घर के अंदर की ओर दौड़े। हे भगवान, तूने तूने मेरी रक्षा की, यदि रास्ते में शेर मुझे खा जाता तो। सुबह होने पर पड़ोसी ने बुद्धू के घर के बाहर शेर को बंधा देखा तो, अरे यह तो आदमखोर शेर है, लेकिन इसने यहाँ बांधा किसने, कौन है इतना बहादुर। खबर फैलते ही राजा बागड़ू के पास पहुंची तो बुद्धू ने आदमखोर शेर को पकड़ लिया। सचमुच ही बुद्धू बहुत बहादुर है। उसने उसी समय बुद्धू को दरबार में बुलाया। बुद्धू, तुमने वैसा कर दिखाया जैसा तुमसे कहा था, तुम्हारी बात से हम बहुत प्रसन्न हैं। इस बूढ़े को क्या पता मैं गधे के बुलावे में शेर को पकड़ लाया था। अब बागड़ू दरबार में घोषणा की, दरबार में उपस्थित प्रजाजनों, मंत्रियों और सम्मानित सज्जनों, महानुभावों, यह आप सभी जानते हैं हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हम इसी समय बुद्धू को अपना दाम्पत्य पुत्र घोषित करते हैं और हमारी मृत्यु के बाद बुद्धू इस देश का राजा बनेगा। ओह, कैसी किस्मत है, मैं बागड़पुर का युवराज। बुद्धू खुशी से फूला उठा। बुद्धू का भाग्य। दूसरे दिन राजा बागड़पुर की मृत्यु हो गई। यह देख बुद्धू खुश हो गया। वाह री किस्मत, कल मैं युवराज बना और अब राजा बनने का रास्ता साफ हो गया। बुद्धू ने राजा बागड़ू की चिता को आग दी। इस राज्य में आकर मैंने 2 चिताएं को अग्नि दी है। दोनों बार मेरा भाग्य जागा है। पहली बार मैं अग्नि के दिखावे पर राजा जैसी सुंदर सुदृढ़ पत्नी मिली। दूसरी चिता की अग्नि दिखाने पर बागड़पुर का राज्य मिला। दूसरे दिन बुद्धू राजा की परंपरा अनुसार बागड़पुर का राजा बना दिया गया। महाराज बुद्धू सेन की जय। महाराज बुद्धू सेन अमर रहे। राजा बनने से बुद्धू सेन बन गया। कुछ समय पश्चात वह रईसपुर पहुंचा। चंदा के घर के बाहर रथ आकर रुका। चंदा घर के बाहर रथ में कोई राजा बैठा है। रथ से उतरकर बुद्धू झोपड़ी में गया। कौन है आप? अरे माँ, आपने बुद्धू को नहीं पहचाना? माँ, मैं बागड़पुर का राजा। याद है ना, एक दिन तुमसे कहा था कि मैं एक दिन राजा बनकर दिखाऊंगा। देख ली, मेरा कथन सत्य हो गया। अब तू यह मत कहियो कि लौट के बुद्धू घर को आया। अब मैं राजा बन गया हूँ। चंदा अपने मूर्ख बेटे को राजा बना देखकर खुशी से फूली न समाई। तब बुद्धू के साथ चंदा को लेकर वापस बागड़पुर पहुंचा और अपनी माँ और पत्नी की सलाह लेकर बागड़पुर राज्य में सुचारू रूप से राजकाज करने लगा। समाप्त दोस्तों।